द 100 मेंस कॉम्पिटिशन 2025 का मैच नंबर 8 जो कि ट्रेंट रॉकेट्स और नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के बीच में खेला जाएगा ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम के उस मैदान पर, जो कि बैटर्स के लिए तो बेहतरीन होती ही है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर बॉलर्स भी गेम में क्यों आते हैं उसका रीजन आगे पिच रिपोर्ट में बताऊंगा। बाकी इन दोनों ही टीमों का यह दूसरा मैच इस सीजन का होगा, यानी कि दोनों टीमें एक एक मैचेस ऑलरेडी खेल चुकी हैं और दोनों ही टीमें जो अपना एक एक मैच खेल चुके हैं शानदार तरीके से वन साइडेड उन मुकाबलों को जीत करके यहाँ पर पहुंची हैं। लेकिन आज के मैच में कौन जीतेगा और कौन से प्लेयर्स हमारी स्मॉल लीग की टीम में आएंगे, चाहे वो सेफ हो चाहे डिफरेंशियल, और इवन ग्रैंड लीग की टीम कैसे रोटेट होकर के बनेगी, उसमें कप्तान है उस कप्तान के कौन से ऑप्शन होंगे, सब कुछ इस वीडियो के अंदर अगर आपने पूरा शुरू से अंत तक देख लिया तो आपको पता चल जाएगा। बाकी ये मैच 10 अगस्त को रात को 10:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से स्टार्ट होगा और वहां के लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6 बजे, यानी कि एक डे नाइट मैच के तौर पर यह मैच खेला जाएगा। जहां पर पहली इनिंग की जब बॉलिंग होगी तब अगर आसमान साफ हुआ तब तो धूप भी निकली होगी, लेकिन सेकंड इनिंग की जब बॉलिंग होगी तब वहां पर फ्लड लाइट्स जल चुके होंगे। और जब फ्लड लाइट्स यहां पर जलते हैं तो सीम मूवमेंट तेज गेंदबाजों को खास करके पावर प्ले की बॉलिंग में वो काफी हद तक, और ये चीज इंग्लैंड के हर एक मैदानों पर देखने को मिलती है कि सेकंड इनिंग का पावर प्ले वो काफी क्रूशियल हो जाता है अगर डे नाइट मैचेस खेले जाएं, चाहे वो वनडे हो और चाहे वो T20 मुकाबले हो, चाहे द 100 का फॉर्मेट हो। और उसी में थोड़ा सा और यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए या समझने के लिए पिछले 6 मुकाबलों के स्कोर कार्ड अगर आप देखें, जिसमें 3 T20 मुकाबलों को भी यहाँ पर मैंने शामिल किया है जो कि 2025 में खेले गए, जिसमें एक मैच 6 जुलाई 2025 को हुआ, एक मैच 11 जुलाई 2025 को हुआ और ये 18 जुलाई 2025 को हुआ। और इसमें एक ही कॉमन चीज आप देखेंगे इन तीनों मुकाबलों में, जिसमें केवल एक मैच तो डे मैच था, लेकिन बाकी 2 मुकाबले अगर आप देखें तो डे नाइट मैचेस थे। और जो आपको मैंने समझाने की कोशिश की अभी कुछ ही देर पहले कि जब सेकंड इनिंग की बॉलिंग में फ्लड लाइट्स जलती हैं तो पावर प्ले की बॉलिंग वो तेज गेंदबाजों के नाम पर जाता है। और आप देखें तो डे मैच में तो निश्चित तौर पर पावर प्ले बहुत अच्छा गया दोनों इनिंग्स के अंदर, जहां पर 188 का स्कोर भी चेज करके एक विकेट से मैच को जीता गया। जहां पर दोनों इनिंग्स में अगर आप देखें तो पेसर और स्पिनर्स इक्वली यहां पर कंट्रीब्यूट करते दिखाई पड़े। लेकिन जब डे नाइट मैचेस की बारी आई तो पहली इनिंग का पावर प्ले तो निश्चित तौर पर बेहतरीन गया ही तेज गेंदबाजों के लिए, लेकिन इस मैच में देखें तो सेकंड इनिंग की बॉलिंग में भी 44 के स्कोर पर 4 विकेटें गिर गईं। और यहां पर जरूर निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा विकेटें गिरी नहीं, केवल एक ही गिरा, 50 रन बने, लेकिन ये जो इफेक्ट है ना फ्लड लाइट्स का, ये काफी हद तक होता दिखाई पड़ेगा। और उसमें भी जब फ्रेश पिच होगी जिस पर पहला मैच इस सीजन का ये वाला खेला जाएगा, और स्कोर कार्ड अगर आप देखें तो 156 का स्कोर भी यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पर 126 का स्कोर तो चेंज होना ही था। और एक और इंटरेस्टिंग चीज की इन दोनों ही डे नाइट मैचेस में पहली इनिंग की बैटिंग करने वाली टीमें ऑल आउट हुई हैं। और ओवरऑल अगर आप देखें तो ये 3 मैचेस तो रिसेंट के थे, T20s के तीनों मुकाबले चेंज हो गए, लेकिन पिछले साल के द 100 के भी 3 मुकाबले यहाँ पर मैंने इंक्लूड किए हैं स्कोर कार्ड में। और उसमें अगर आप देखें तो ये नाइट मैच था, ये भी रात का ही मैच था प्योरली, और ये भी प्योरली रात का मैच था। और पावर प्ले के तीनों ओवर्स अगर आप देखें, तीनों मैचेस के ओवर्स सेकंड इनिंग के, तो वो कंपैरेटिवली बॉलिंग के पक्ष में गए थे। जहां पर आप देखें तो 129 का स्कोर डिफेंड हो गया था 4 रनों से, यहाँ पर 166 का स्कोर डिफेंड हो गया था 22 रनों से, और यहाँ पर 150 का स्कोर चेंज हो गया था 6 विकेट से। यानी कि पहले 2 मुकाबले वो तो निश्चित तौर पर पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीत गई। तो काफी हद तक चीजें इस पर भी डिपेंड करेंगी कि किस टीम की बैटिंग स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है या बॉलिंग कितनी बेहतरीन है, पावर प्ले की बॉलिंग खास करके, जो कि पिच रिपोर्ट में अभी आपको मैंने समझाने की कोशिश करी, तो वो भी चीज काफी मैटर करेगा। बाकी यहाँ पर 4 मुकाबले 6 में से पिछले बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं। स्पिन को 35 और पेस को 33 विकेटें मिली हैं, और ये रेयरली किसी मैचेस में किसी मैदान पर होता है ऐसा, वो भी मेंस क्रिकेट के अंदर। और 35 में से 18 पहली इनिंग में, 17 सेकंड इनिंग में, स्पेसर्स को 14 पहली इनिंग में, 19 सेकंड इनिंग में। ये इतिहास यहाँ का रहा है पिछले 6 मुकाबलों का इस मैदान का। बाकी जो करंट पोजीशनिंग होगी, यानी कि टॉस के बाद वेदर कैसा है और अगर पिच के बारे में कुछ पता चलता है तो, जो कि पता चलता नहीं बेसिकली, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बता दूंगा। और फाइनल टीम जो मेरी स्मॉल लीग की बनी उसकी बेसिस पर वो भी टेलीग्राम व्हाट्सएप पर ही शेयर करूंगा, तो दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए, दोनों टीमों का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर भी देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ट्रेंट रॉकेट्स की टीम जो पिछले मैच में उतरी थी, रेहान अहमद नंबर 3 पर आ गए थे, और बाकी इनका बैटिंग ऑर्डर और ऊपर से जो बॉलर्स, टॉम मिलसॉप को नंबर 8 पर खिलाया था इन लोगों ने, और बाकी टॉप ऑर्डर में बेंटन और रूट ने ओपन किया था। बॉलिंग ऑप्शंस में 6 बॉलिंग ऑप्शन इन्होंने यूज किए थे, रेहान अहमद से केवल 1 ओवर कराया था। बाकी अगर आप देखा तो मार्कस स्टोनिस पूरे 4 ओवर कर गए थे, लोकी फर्गुसन पूरे 4 ओवर कर गए थे, विली ने 3 ओवर किए थे, अकील और सैम कुक ने 4-4 ओवर कर गए थे। लिंडे फिलहाल अभी अवेलेबल है नहीं, इन्हीं के यहाँ पर अकील हुसैन खेल रहे हैं। बाकी बेंच जो है उसको भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें बॉलिंग की जो प्लेयर्स हैं, जो बॉलर्स हैं बेसिकली, उनकी जो इंपॉर्टेंस है ओवर्स के बेसिस पर, उसको देख लेने के बाद करियर के आंकड़े भी अगर आप चाहें तो द 100 फॉर्मेट के अंदर
कैसे चले हैं सभी प्लेयर्स के आंकड़े, वो आप यहाँ पर वीडियो को रोक करके जरूर देखिएगा। लेकिन साथ ही साथ रीसेंट फॉर्म भी देखिए, जिसमें हमको समझ में आएगा कि प्लेयर्स कौन कितने इंपॉर्टेंट हैं, खास करके पहले मैच की परफॉर्मेंस की बेसिस पर। जहां पर टॉम बेंटन ने तो जो पहले इसके पहले अगर आप देखें ना बहुत ही बुरे फॉर्म से गुजर रहे थे, लेकिन पिछले मैच में 29 गेंद पर 43 रन की एक शानदार पारी के लिए और 3 छक्के उड़ाए, बहुत ही अच्छे टच में दिखाई पड़े। लेकिन जो रूट की बात करें तो ये केवल 6 रन बनाकर के आउट हो गए। हालांकि जो टेक्निकली जो एक वेल इक्विप्ड बैटर होता है ना, किसी भी तरीके की पिच पर रन बना के दे सकता है, ये उस लेवल के प्लेयर है, तो इनको मैं ड्रॉप करने को तो कतई नहीं कहूंगा। उसके बाद आते हैं रेहान अहमद, जो भले एक ही 2 ओवर करें, नंबर 3 पर बैटिंग करते हो। अगर आप देखें तो पिछले T20 ब्लास्ट में भी इन्होंने नंबर 3 पर बैटिंग करी थी, नंबर 3 पर, नंबर 4 पर, और जबरदस्त बैटिंग करके इन्होंने दिखाया है। रिसेंट टाइम पे काफी बढ़िया फॉर्म में रहे। बॉलिंग काफी कम करी है, लेकिन जो भी करेंगे वो एडवांटेज ही होगा, तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। बाकी मैक्स होल्डन निश्चित तौर पर ठीक ठाक बैटिंग करते दिखाई पड़े पिछले मैच में, लेकिन वो यूटिलिटी ये प्रोवाइड नहीं कराते, जो कि इनसे बेहतर ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, और वो है यहाँ पर मार्कस स्टोनिस और डेविड विली के तौर पर। जिसमें अगर आप देखें डेविड विली तो केवल बॉलिंग ही करते दिखाई पड़ेंगे, बैटिंग आएगी तो बैटिंग भी कर लेंगे। फॉर्म अगर आप देखें तो बैटिंग में भी जबरदस्त फॉर्म में है, तो उसमें तो कोई दो राय है नहीं। मार्कस स्टोनिस जो पिछले मैच में पूरे 4 ओवर करते दिखाई पड़े थे, हालांकि परफॉर्मेंस निकल करके नहीं आई, तो क्या हम इन्हीं को रखें या कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास मौजूद है सामने की टीम से, उसको भी आगे हम चेक करेंगे। फिलहाल तो बेस्ट ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसमें टॉम एल्सॉप हो गए, एडम होजे हो गए, मैक्स होल्डन हो गए, इनको तो मैं सजेस्ट कर नहीं पाऊंगा स्मॉल लीग में। और बाकी अकील हुसैन इस तरीके की पिचेस पर निश्चित तौर पर एक अच्छा ऑप्शन है। सैमुअल को तो पिछले मैच में चले नहीं, लोकी फर्गुसन ने कमाल की बॉलिंग करते हुए 3 विकेटें चटकाई। तो अगर आप इस पूरे टीम को थॉरोली चेक करें तो कम से कम आपको 7 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि जबरदस्त हैं, जिनको सीधे आप अपनी टीम में लेके जा सकते हैं, और यही एक वजह है कि ये टीम काफी मजबूत मानी भी जाती है। बाकी बेंच भी काफी शानदार इनका रहा है, तो निश्चित तौर पर टीम तो काफी तगड़ी है, प्लेयर्स के ऑप्शन काफी सारे हैं जिनको अपनी टीम में आप लेके जा सकते हैं। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े से भी कुछ क्लियर करने की कोशिश करें तो टॉम बेंटन के सामने वाली टीम जो नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के खिलाफ 3 मैच में 76 रन 66 का हाईएस्ट स्कोर है। जो रूट के 2 मैच में केवल 4 रन है, लेकिन 2 विकेटें भी, हालांकि बॉलिंग करेंगे कि नहीं करेंगे वो हमको पता नहीं। रेहान अहमद के 3 मैच में 41 रन 3 विकेटें हैं। मैक्स होल्डन कुछ खास कर नहीं पाए हैं, और मार्कस स्टोनिस एडम होजे खेले नहीं है। विली के लेकिन 2 मैच में 3 विकेटें हैं, 1 मैच में 1 विकेट अकील हुसैन के भी हैं। सैमुअल कुक के 2 मैच में कोई विकेट नहीं है, वहीं पर लोकी फर्गुसन के 2 मैच में 2 विकेट है। और इवन बेंच पर भी कैल्विन हैरिसन है। इस तरीके की पिच पर अगर इनको मौका मिला एक लेग स्पिन गुगली बॉलर को, तो निश्चित तौर पर 2 मैच में इनके भी 5 विकेट हेड टू हेड में है। एक कमाल के ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा मौका मिलता है या नहीं। लेकिन निश्चित तौर पर नतीजे तो वही निकलते हैं कि वही 7 ऑप्शन हैं जो कि बेस्ट रहेंगे। बेंच पर से भी 1-2 ऑप्शन हमको मिले, उसके बाद वेन्यू के आंकड़े आप करके आप देखें तो यहाँ से भी कुछ क्लैरिटी मिलेगी कि टॉम बेंटन यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं चले। और टॉम बेंटन की यही एक दिक्कत है कि इस तरीके के स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स पर अगर इनके सामने कोई स्पिनर लगा दिया जाए, खास करके पावर प्ले की बॉलिंग में, तो वहां पर ये विकेट फेंक करके जाएंगे। अब देखना पड़ेगा सामने की टीम ऐसा करेगी कि नहीं। हालांकि पिछले मैच बहुत अच्छे टच में दिखाई पड़े थे। बाकी रूट ने ठीक ठाक खेला यहाँ पर। रेहान अहमद के 4 मैच 43 रन 4 विकेट है, ये तो टीम में आते ही हैं। बाकी स्टोनिस यहाँ पर खेले नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर टीम में रहेंगे। हालांकि इनके जहां पर कोई ऑप्शन है या नहीं वो हम आगे चेक करेंगे। होजे के नंबर यहाँ पर काफी अच्छे हैं, ग्रैंड लीग में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी डेविड विली को लेकर के कोई डाउट है नहीं हमारे दिमाग में। सैम कुक के भी नंबर्स यहाँ पर काफी अच्छे हैं, इनको भी आप डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर ट्राई चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन मैं फिलहाल लोकी फर्गुसन और अकील हुसैन को ज्यादा लेकर के जाना पसंद करूंगा। जैसे मैंने कहा था कि कैल्विन हैरिसन को मौका मिलता है तो कैलम परकिंसन को मौका मिलता है, तो स्पिनर्स ये बेसिकली इस मैदान पर काफी सफल रहे हैं, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो प्लेयर सिलेक्शन में जो ऑप्शंस यहाँ पर खुल करके सामने आ रहे हैं वो तो आपने देखा। बाकी प्लेयर पटल के आंकड़े भी देखें तो टॉम बेंटन जो कि फिलहाल मोहम्मद आमिर पर 2 बार इमाद वसीम पर, चूंकि आपको मैंने बताया भी था कि स्पिन के आगे स्पेसिफिकली लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग के आगे थोड़े से मजबूर हो जाते हैं, और इमाद वसीम अगर पावर प्ले में आ जाएंगे ना तो वो उनको विकेट भी दे करके जाएंगे। बाकी बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी भी इनको दिक्कत देती है, जो कि सामने की टीम में मोहम्मद आमिर के रूप में है भी। इसके साथ साथ जो रूट आदिल रशीद पर फंसे हैं एक बार, मैक्स होल्डन का कोई डेटा है नहीं। रेहान अहमद लेग स्पिन पर फंसते हैं, पैट ब्राउन ने भी इनको 3 बार आउट कर रखा, लेकिन देखना पड़ेगा पैट ब्राउन खेलेंगे भी कि नहीं। इसके साथ साथ यहाँ पर है मार्कस स्टोनिस जो इमाद वसीम पर 1 बार आउट हुए सस्ते में। एडम होजे भी लेग स्पिन पर फंसते हैं, आमिर ने भी 1 बार फंसाया है, और आदिल रशीद जो कि खुद एक लेग स्पिनर इनको 1 बार सस्ते में आउट कर चुके हैं। बाकी इमाद वसीम और पैट ब्राउन को तो बेहतर खेल गए हैं। बाकी विली भी ओवरऑल लेग स्पिन पर काफी कमजोर पड़े हैं, और पेसर्स पर भी। तो एक बात तो क्लियर है कि ये जो टीम है ना, स्पिन बहुत अच्छा नहीं खेलती, ओवरऑल लेग स्पिन तो सबसे खराब खेलती है। उसके बाद लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, और उस तरीके की बॉलिंग अगर आप सामने की टीम में आकर के देखें तो निश्चित तौर पर आदिल रशीद तो हैं ही, बेसिकली अपने पावर प्लेयर बैटल में देखा भी, इमाद वसीम भी हैं, और साथ ही साथ बाएं हाथ का तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर भी है। तो ये 3 बॉलिंग ऑप्शन तो पक्के तौर पर आपकी टीम में होने चाहिए। बाकी प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर भी आप देखते चलिए, जिसमें 6 बॉलर्स पिछले मैच में यूज किए गए थे। डैन लॉरेंस ने केवल 2 ओवर करा था। बाकी लोगों में से अगर आप देखें तो इमाद वसीम ने, मोहम्मद आमिर ने और आदिल रशीद ने 4-4 ओवर करे थे। टॉम लॉस और मैटी पॉट्स ने 3-3 ओवर करे थे। बाकी बेंच आप देख सकते हैं जहां पर
सेंटनर और बेन डॉर्सविस फिलहाल अभी अवेलेबल है नहीं, ये अवेलेबल कुछ दिन के बाद हो जाएंगे। इसके बाद करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो भी आपके सामने वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। रिसेंट फॉर्म के आंकड़े देखें जिसमें पिछले मैच में ये टीम 8 विकेट से जीत करके आई भी है यहाँ पर, और कमाल की बैटिंग करी थी वहां पर जैक क्रॉली ने, जिनके बारे में आपको मैंने वीडियो में भी बताया था, लोगों ने टोटली इग्नोर करा था। 67 रन की नाबाद ताबड़तोड़ पारी इन्होंने खेली, ना सिर्फ पिछले मैच में, इसके पहले टेस्ट मैचेस से खेले थे इंडिया के खिलाफ, चौथे पांचवें टेस्ट मैच में बहुत अच्छी बैटिंग करी थी, और उसके पहले शॉर्टर फॉर्मेट में भी बहुत अच्छे फॉर्म में रहे थे। तो कंटिन्यूअसली काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, और साथ ही साथ डेविड मलान भी काफी अच्छी 41 रन की पारी खेल करके आए पिछले मैच में। पिपर तो नहीं चले, लेकिन हैरी ब्रूक ने 25 रन की नाबाद पारी खेली। इनको लेकर के मेरा डाउट क्रिएट होगा भी आगे चल करके, आपको मैं बताऊंगा क्यों। लेकिन डैन लॉरेंस ने विकेट नहीं लिया, लेकिन अगर बैटिंग आती है तो निश्चित तौर पर काफी अच्छे बैटिंग ऑप्शन तो हैं, जिसमें माइकल पेपर को चूंकि यहाँ पर मैं इग्नोर कर रहा हूं, और अगर हैरी ब्रूक को भी अगर आप लेकर के जा रहे हैं तब तो डैन लॉरेंस की जरूरत है नहीं, लेकिन हैरी ब्रूक को नहीं ले जाने की वजह वो आगे आपको मैं क्लियर करूंगा। हालांकि हैरी ब्रूक को हटाना भी टीम से बहुत रिस्की होगा, क्योंकि बहुत अच्छे फॉर्म में है, लेकिन अगर आप हटाने का रिस्क ले सकते हैं तो डैन लॉरेंस एक अच्छे ऑप्शन होंगे उनकी जगह पर। बाकी डेविड मिलर बहुत नीचे आ रहे हैं, उसके हिसाब से उतने यूटिलिटी प्रोवाइड करवाते नहीं, क्योंकि हमारे पास इमाद वसीम का एक अच्छा ऑप्शन है, मैटी पॉट्स का अच्छा ऑप्शन है, आदिल रशीद का अच्छा ऑप्शन है, तेज गेंदबाजी में टॉम लॉस और यहाँ पर मोहम्मद आमिर भी दो बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं। तो ओवरऑल रिसेंट फॉर्म से ही आपको 7-8 ऑप्शन यहाँ पर भी मिल जाते हैं, और यही एक रीजन है कि ये टीम भी काफी मजबूत है। पिछला मैच भी वन साइडेड जीत करके आ रही है, खास करके इनके पास स्पिन के ऑप्शन वो काफी कमाल के हैं, बहुत ही अनुभव है, क्लास है, अच्छी खासी तरीके से विकेट निकालना जानते हैं। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप आकर के देखें तो दोनों टॉप ऑर्डर के बैटर्स एक मैचेस खेले हैं इस टीम के खिलाफ, 30-53 की पारी खेली है, लेकिन इसी टीम के खिलाफ माइकल पेपर भी नहीं चले हैं, ना तो हैरी ब्रूक चले हैं, एक मैच बिना खाता खोले आउट हो चुके हैं। लेकिन उसी में डैन लॉरेंस के 3 मैच में 104 रन है, 93 का हाईएस्ट स्कोर है, 1 विकेट है। तो जो आपको मैं कह रहा था ना कि माइकल पेपर तो वैसे भी टीम में नहीं आते, हैरी ब्रूक के जहां पर अगर आप ले पाते हैं रिस्क तो लीजिएगा, तो डैन लॉरेंस निश्चित तौर पर एक अच्छे ऑप्शन आपके लिए रहेंगे। इसके साथ साथ डेविड मिलर को तो मैं ड्रॉप ही कर रहा हूं, इमाद वसीम मेरी टीम में रहेंगे ही रहेंगे, मैटी पॉट्स को मैं मिस करूंगा नहीं, आदिल रशीद को मैं मिस करूंगा नहीं। बाकी निश्चित तौर पर टॉम लॉस और मोहम्मद आमिर भी अच्छे ऑप्शन हैं, जिसमें बेंच पर से अगर पैट ब्राउन है तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें भी आप ट्राई करेंगे। लेकिन अगर वो खेलेंगे तो पैट ब्राउन की बात कर रहा हूं, लेकिन उसी में वेन्यू का भी डेटा चेक करने आए हैं, तो एक ऐसे मैदान पर जहां पर गेंद बल्ले पर थोड़ी सी फंस करके आ सकती है मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ, स्पिनर्स यहां पर गेम में हमेशा आते हैं, जो कि आपने पिच रिपोर्ट में भी देखा था, इवन पेसर से भी ज्यादा विकेटें मिली हैं, और एक ऐसा खिलाड़ी जो स्पिन बहुत अच्छी वैसे भी नहीं खेलता, हैरी ब्रूक। इसी वजह से अगर आप देखें तो इनके आंकड़े भी यहाँ पर 6 मैच में केवल 64 रन है। हालांकि डैन लॉरेंस के भी आंकड़े यहाँ पर बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन इनके साथ एडवांटेज वही है कि कम से कम 2 ओवर तो करके देंगे, तो निश्चित तौर पर ये रिस्क अगर आप ले पाए तो इन दोनों में से किसी भी एक को पिक करिए। बाकी दोनों ओपनर्स तो आपके टीम में रहेंगे ही। इसके साथ साथ इमाद वसीम के 18 मैच में 23 विकेट इसी मैदान पर, आदिल रशीद की इसी मैदान पर 8 मैच में 6 विकेट हैं, इन दोनों को लेकर के जाना ही है। मैथ्यू पॉट्स भी काफी सेफ ऑप्शन, लेकिन अगर आप इन्हीं के यहाँ पर चाहे तो मोहम्मद आमिर, जो कि आपने देखा पिछले वाली टीम का प्लेयर बैटर्स के आंकड़े ना, उसमें देखा था लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स वो परेशान करते हैं, तो मोहम्मद आमिर ज्यादा सेफर होंगे। पैट ब्राउन भी इस मैदान पर काफी बढ़िया करते दिखाई पड़े हैं। तो ये सारे आंकड़े थे जिसके दम पर हमने ये तो कम से कम जान लिया कि दोनों टीमें बहुत ही मजबूत हैं ओवरऑल। हालांकि मुझे ट्रेंट रॉकेट्स ज्यादा बेहतर टीम लगती है बैटिंग पर्सपेक्टिव में, लेकिन वहीं पर बॉलिंग जो इस टीम की है ना नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की, वो कहीं बेहतर है, तो इसी वजह से ये टीम थोड़ी सी बेहतर मुझे दिखाई पड़े स्पिनर्स के बेसिस पर, खाली मैं कह रहा हूं। लेकिन देखना पड़ेगा किस टीम की किस इनिंग की बैटिंग आएगी, उस पर काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेयर बैटल के आंकड़े, जहां पर आप लेग स्पिन यहाँ पर भी देखेंगे, जैक क्रॉली के सामने, डेविड मलान के सामने कैलम पार्किंसन के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, डेविड विली और सैम कुक के खिलाफ तो सस्ते में आउट हुए ही हैं। हैरी ब्रूक जैसा मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी लेग स्पिन बहुत खराब खेलते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग के खिलाफ भी आंकड़े अच्छे नहीं हैं, और माइकल पेपर भी स्पिन के खिलाफ काफी पुअर रहे हैं, तो इस टीम को भी स्पिन पर दिक्कतें होती हैं। सिमिलर चीज आप डेविड मिलर और डैन लॉरेंस के साथ देखने जाएंगे तो डेविड मिलर को मार्कस स्टोइनिस, लोकी फर्गुसन ने सस्ते में निपटाया है, सैम कुक एक बार इनको आउट कर चुका है डैन लॉरेंस को। तो ये सारे आंकड़े देख लेने के बाद जब आप फैंटेसी की टीम बना लेंगे तो उसमें देखेंगे जैक क्रॉली और डेविड विली सबके कॉमन कप्तान है, वाइस कप्तान के ऑप्शन है। हालांकि मैं जैक क्रॉली को तो सजेस्ट नहीं करूंगा, उनसे बेहतर है कि आप हैरी ब्रूक के साथ चले जाइए, इवन रेहान अहमद ये तो मेरे स्मॉल लीग के भी कप्तान होंगे, हैरी ब्रूक और टॉम बेंटन ये ग्रैंड लीग के कप्तान है, वाइस कप्तान के ऑप्शन होंगे। और फिलहाल जो अभी हमारी टीम बनेगी स्मॉल लीग की, उस पर तो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वो फाइनल टीम में टॉस के बाद ही बनाऊंगा, पिच को और वेदर को देखने के बाद, और वो अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी दे दूंगा, फाइनल टीम भी वहां पर आपको दे दूंगा, तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिए, टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन करके रखिए। फिलहाल इस को यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।